तो बात करते हैं इस बुक की इंट्रोडक्शन की। तो इसकी इंट्रोडक्शन के अंदर शुरुआत हुई है, एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है बर्ट्रैंड रसल। तो एक बार वो लेक्चर दे रहे थे एक स्टेज के ऊपर अपना। तो उसमें बताने लगे कि जो यूनिवर्स है इसका जो सेंटर है वो सन है। मतलब यूनिवर्स का सेंटर जो है वो सन है, जो प्लैनेट्स का सेंटर है उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। और जो अर्थ है वो एक स्फीयर है, ना कि एक फ्लैट प्लेट है, एक स्फेरिकल शेप है अर्थ का। तो जब वो उतरे वहाँ से अपने लेक्चर से, जब नीचे आए तो एक लेडी उनको मिली, नीचे खड़ी थी। उसने उनको बोली कि आपने ऐसा क्यों कहा कि अर्थ स्फेरिकल है। उसने बोली कि अर्थ जो है वो एक टॉर्टोइस का जो बैक होता है उसके ऊपर एक जो स्काई है वो खड़ा हुआ है, और अर्थ जो है वो टॉर्टोइस की शेप की, पीठ की शेप की है। तो उन्होंने बहुत हंसते हुए उनसे सवाल किया, उस लेडी से सवाल किए कि आप ऐसा क्यों बोल रही है कि टॉर्टोइस के ऊपर, फिर टॉर्टोइस कहाँ है? अगर टॉर्टोइस के ऊपर अर्थ, ये आसमान खड़ा हुआ है, आसमान उसके ऊपर है, तो फिर टॉर्टोइस कहाँ है? टॉर्टोइस किसके ऊपर खड़ा हुआ है? तो उस लेडी ने कहा कि टॉर्टोइस जो है वो अपने पैरों पे खड़ा हुआ है, तुम बहुत होशियार समझते हो अपने आप को, उन्होंने उस पर ऐसा कहा। खैर, तो ये समझने की इंपॉर्टेंट बात है कि अभी जो डेवलपमेंट साइंस के हुए हैं उसमें हमको समझ में ये आया है कि अर्थ वाकई राउंड है, स्फेरिकल है, और सन जो है वो अपने सोलर सिस्टम का सेंटर है। ऐसे ही जो सन है वो रिवॉल्व करता है कुछ जाइंट ऑफ स्टार्स के अराउंड। ठीक है, तो ये हमको थ्योरी पता है फ़िलहाल, पर हम क्या इस बारे में मुकम्मल तौर पर श्योर हैं कि यही थ्योरी सही है इसके मामले में, या फिर ये भी हो सकता है कि वाकई एक जाइंट ऑफ टॉर्टोइस के ऊपर ये सब कुछ खड़ा हुआ हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये बात भी हमारे अंदर ये पैदा कर लेना इस मामले में आके साइंस के हिसाब से कि यही थ्योरी सही है, बिग बैंग थ्योरी ही सही है, ये बात अपने अंदर बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेना, ये भी गलत है, क्योंकि हमको अभी तक एग्जैक्टली पता नहीं है कि थ्योरी सच कौन सी है। तो एक हिस्ट्री पहले समझते हैं हम कि शुरुआत कैसे हुई थी। शुरुआत में अरिस्टोटल नाम का एक साइंटिस्ट था, एक ग्रीक फिलोसोफर था, जो कि तो उसने ये कहा था कि जो अर्थ है वो सेंटर है इसका, यूनिवर्स का, और सन और मून और जो प्लैनेट्स है उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो इक्लिप्स जो होता है, उन्होंने इक्लिप्स का समझा, पहले इक्लिप्स कैसे होता है उन्होंने देखा। उन्होंने बात नोट की कि अगर अर्थ स्ट्रेट है, एक फ्लैट प्लेट के जैसी है, तो जो एक्लिप्स होता है, जो मून के ऊपर जो अर्थ की शेडो पड़ती है वो फ्लैट होनी चाहिए, ये एलिप्टिकल होनी चाहिए, वो कभी राउंड नहीं हो सकती। पर जो 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 मून के ऊपर जो शेडो पड़ती है अर्थ की, वो राउंड होती है। ठीक है, तो उन्होंने इस बात से ये नतीजा हासिल किया कि जो अपना जो अर्थ का शेप है वो स्फेरिकल है। सेकंड, उन्होंने ये समझा कि जो ग्रीक जो लोग थे वो एक बहुत फिलोसफिकल, एक फिलोसफिकल कंट्री है। तो उन्होंने बात नोट की कि जब वो नॉर्थ पोल के तरफ जाते हैं, उसके अराउंड जब जाते हैं, तो जो नॉर्थ स्टार है वो उनके सर के ऊपर नज़र आता है, उनके सर के ऊपर नज़र आता है। और जब वो इक्वेटर के पास आते हैं तो वही स्टार उनको हॉरिजॉन के ऊपर नज़र आता है। तो उससे समझ में ये आता है कि कहीं ना कहीं जो अर्थ का शेप है वो फ्लैट नहीं है, वो स्फेरिकल टाइप का शेप है। तो उसके हिसाब से जो अरिस्टोटल ने, उन्होंने ये बात समझी और अपनी किताब में लिखी कि जो अर्थ का जो टोटल जो अराउंड जो शेप है वो स्फेरिकल है। और उसके अराउंड उन्होंने एक आंकड़ा दिया कि इसकी जो लेंथ है, जो स्फीयर की जो टोटल जो एरिया है इसका, जो मतलब जितने किलोमीटर की ये रेडियस बोल सकते हैं, जो उसका सर्कमफ्रेंस बोल सकते हैं, वो 64,000 स्टेडिया की है। पर एक स्टेडिया कितने के बराबर होता है हमको नहीं पता, पर फिलहाल हमको ये लगता है कि जो उन्होंने बताया था वो उस टाइम के हिसाब से काफ़ी आगे थे अपनी सोच के हिसाब से। जहाँ लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि अर्थ फ्लैट है या स्फेरिकल है, उन्होंने ये तक बता दिया था कि उसकी सर्कमफ्रेंस कितनी हो सकती है, उसकी कितनी दूरी हो सकती है, सर्कमफ्रेंस की कितनी कितने किलोमीटर की सर्कमफ्रेंस है अर्थ की। उसके बाद एरिस्टोटल के बाद बहुत बाद में ये बात आइडिया एक्सेप्ट कर लिया गया चर्च के द्वारा कि अर्थ जो है वो सेंटर है पूरे इसका, और जितने भी प्लैनेट्स है ये इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ये जो मॉडल है इसका ये दिया था प्लूटोनोमी एक साइंटिस्ट था। जब उसने मॉडल दिया कि अर्थ सेंटर है और जितने भी प्लैनेट्स है उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जो पहला है वो मून है, सेकंड सन है, उसके बाद फिर 5 प्लैनेट्स है जो नोन प्लैनेट्स है अपने लिए, जैसे मरकरी है, वीनस है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है। इनके बाद एक और स्फीयर है जो कि फिक्स स्टार्स का है। जो फिक्स स्टार्स है वो इतने ज़्यादा मतलब फिक्स्ड है और वो अपनी जगह से हिलते नहीं है। जो प्लैनेट्स है, मरकरी कभी अपने को सुबह दिखता है, कभी जहाँ अपन सुबह उठते हैं तो अपने को दिखता है, सामने दिखता है, अपने सनराइज़ की जगह पे दिखता है, कभी सनसेट की जगह पे दिखता है, तो कहीं ना कहीं वो हटता है अपनी जगह से। सिमिलरली मार्स भी हटता है, सैटर्न भी हटता है, जुपिटर भी हटता है, और मून भी अपनी जगह से काफ़ी हटता है।
पर जो फिक्स स्टार है वो कभी हटते नहीं हैं, वो एक ही डायरेक्शन में चलते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो अपनी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, पूरे के पूरे प्लैनेट्स हैं, जो स्टार्स है, जो लास्ट जो उनका स्फीयर है वो रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड। तो उन्होंने इस बात का जो मॉडल दिया, चर्च के लिए मॉडल बहुत एक्सेप्टेबल था, क्योंकि उनके हिसाब से यही मॉडल सही है यूनिवर्स के लिए, जो उनकी किताब में लिखा हुआ है उसके हिसाब से। उसके बाद बहुत टाइम के बाद सन 1500 मतलब 15 सेंचुरी के अराउंड एक साइंटिस्ट थे, कोपरनिकस साइंटिस्ट। उन्होंने इन्होंने एक नई थ्योरी दी है और उन्होंने अननोइंगली इस्टेब्लिश की है, क्योंकि अगर वो चर्च के सामने बात रखते अपनी तो शायद कोई एक्सेप्ट ना करता और शायद उनको कत्ल भी कर दिया जाता, उनको मर्डर कर दिया जाता उनका। तो इसलिए उन्होंने एक अनोनिमसली थ्योरी इस्टेब्लिश की है अपनी, कि जो सन है वो सेंटर है अर्थ उसका, इस पूरे इसका, और अर्थ और जितनी भी बाकी प्लैनेट्स है वो सब उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये थ्योरी जब उन्होंने दी है अनोनिमसली, जब शेयर किए, तो ये थ्योरी दो साइंटिस्ट के पास पहुंची। पहले थे गैलीलियो और दूसरे थे केपलर। तो गैलीलियो ने जब ये थ्योरी पढ़ी तो उनको ये थ्योरी में बहुत इंटरेस्टिंग उनको लगा, क्योंकि वो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट की सोच जो रहती है मज़हब को आड़ नहीं बनने देते अपनी सोच के लिए। तो उन्होंने ये थ्योरी पे बहुत ज़्यादा रिसर्च की। उसी वक्त एक नया आविष्कार हुआ था, इसका नाम टेलीस्कोप था। टेलीस्कोप से उन्होंने इस दुनिया को, इस आसमान को देखना शुरू किया रात में। तो उन्होंने एक बात नोट की कि जो जुपिटर है उसके अराउंड कुछ माइन्यूट सैटेलाइट्स है, जैसे अपना मून है, उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो दो थ्योरी यहाँ से बन सकती थी। पहली थ्योरी ये कि जो सैटेलाइट्स है वो वाकई जुपिटर के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। सेकेंड, उन्होंने ये सोचा कि शायद हो सकता है कि एक्चुअल में ये सन के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहे हों, ये अर्थ के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहे हों, लेकिन एक बहुत डिफ़िकल्ट पाथ फॉलो कर रहे हों। ठीक है। तो उसके बाद फिर उन्होंने जो अपनी थ्योरी नहीं पुट की कि जो सैटेलाइट्स है वो जुपिटर के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अर्थ जो मून है वो भी अर्थ का सैटेलाइट है, और सब कुछ मिलकर जो प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। केपलर ने भी ये मॉडल को समझा और एस्टैब्लिश किया आगे। उसके बाद फिर एक धमाका हुआ साइंस के अंदर, जब न्यूटन ने अपनी थ्योरी पुट की है, ग्रेविटेशन की थ्योरी जब उन्होंने पुट की, तो उन्होंने जब ग्रेविटी की थ्योरी पुट की तो उन्होंने कहा कि जितनी भी बॉडीज़ है, स्पेशल जो बॉडीज़ है, जो आकाश में जो जितनी भी अलग अलग किस्म की बॉडीज़ है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू। तो उन्होंने कहा कि इस फोर्स के अंदर जो भी बॉडीज़ है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, एज वी नो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो उन्होंने जब ये थ्योरी पुट की तो उसके एक आर्ग्यूमेंट इसके खिलाफ भी आई थी। वो आर्ग्यूमेंट क्या है कि जो स्टार्स है, जो आखिरी जो स्टार्स है, जो लेयर्स है स्टार की, अगर इतना उनके अंदर फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स उनके अंदर है, तो वो एक सिंगल पॉइंट पे मर्ज क्यों नहीं हो जाते, एक पॉइंट पे आके क्यों मर्ज नहीं हो जाते, वो वहीं क्यों रुके हुए हैं, स्टैटिक क्यों है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, काउंटर था उनकी थ्योरी के ऊपर, कि अगर ये एक मतलब एक फोर्स इनके बीच में एक्ट हो रहा है पूरी बॉडीज़ के बीच में, तो एक पॉइंट टाइम पे आके इन्होंने मर्ज हो जाना चाहिए एक पॉइंट के ऊपर, पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसके ऊपर एक थ्योरी दी गई कि जो यूनिवर्स है वो इनफाइनाइट है, उसका हर पॉइंट उसका सेंटर है, इसलिए वो एक पॉइंट पे आके मर्ज नहीं होते। पर ये थ्योरी अपने को पता है कि ये थ्योरी सही नहीं है, क्योंकि सेंटर तो है यूनिवर्स का, और बिग बैंग अपने को पता है कि सेंटर तो है, और अपने को ये भी पता है कि जो स्टार्स है वो मूव क्यों नहीं करते अपनी जगह से, क्योंकि वो बहुत दूर है अपनी, सन बहुत करीब है, इससे मूव करता दिखता है। जो बाकी स्टार्स है वो मूव नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत दूर है, करते हैं पर तुमको नज़र नहीं आती मूव करते हुए। न्यूटन ने यहाँ तक एस्टैब्लिश किया कि जो यूनिवर्स है वो मतलब उसका एक सेंटर ऑफ पॉइंट तो है, पर जो थ्योरी उनके काउंटर में जो थ्योरी आ रही थी कि उन्होंने पॉइंट पे आके मर्ज हो जाना चाहिए, वो अभी तक एस्टैब्लिश मुकम्मल तौर पे नहीं हो पाई थी बनकर। अब इतने हला रहे मम्मी मोबाइल को कि मैं दिमाग ख़राब हो रहा।